हम आज विकासवाद के दूसरे पड़ाव में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक की चर्चा करेंगे और उसके द्वारा बताए गए सिद्धांत पर डिस्कस करेंगे। और वह महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है डार्विन। ठीक है, डार्विन के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है उसे डार्विनिज्म या डार्विनवाद कहते हैं। और उस सिद्धांत को दूसरी भाषा में या दूसरे तरह से एक और नाम दिया गया है जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद। तो डार्विनवाद का दूसरा नाम याद रखेंगे, प्राकृतिक चयनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद है। ठीक है, डार्विन सजीवों के विकास के जितने भी सिद्धांत दिए गए उनमें एक महत्वपूर्ण तथा सर्वमान्य सिद्धांत है। यद्यपि इस सिद्धांत की आलोचना हुई और नव डार्विनवाद प्रकाश में आया, लेकिन तब भी देखा जाए तो यह एक सर्वमान्य थ्योरी है। अपन थोड़ा डार्विन के जीवन परिचय पर जाते हैं। ठीक है, तो देखें कि डार्विन 1809 में इनका जन्म हुआ, 1882 में इनकी मृत्यु हुई। तो डार्विन के विषय की चर्चा करते हुए बताएं आपसे कि 1831 में 1831 में उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में स्नातक की डिग्री प्राप्त किया। इसके बाद उनके साथ एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे डॉक्टर हेंसलो। स्नातक पूर्ण करने के बाद डॉक्टर हेंसलो के साथ बीगल जल जहाज में पूरे विश्व का या जल जहाज के द्वारा विभिन्न प्रकार के द्वीपों का, समुद्र का उन्होंने समुद्री भ्रमण किया। किसके साथ? डॉक्टर हेंसलो के साथ। कौन से जहाज में? बीगल। कब? 1831 से लेकर 1836 तक, अर्थात 5 वर्षों तक वो समुद्री सैर किया। किन्होंने? इन दोनों ने। कौन? डार्विन और हेंसलो ने। ठीक है, फिर मैं बात करूं आगे कि उस समुद्री सैर के पश्चात उन्होंने विभिन्न सजीवों को देखा। ठीक है, और उनके आपस के संघर्ष भी देखे, उनमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया भी देखा, उनका वातावरण से संघर्ष भी देखा। ठीक है, और संघर्ष देखने के पश्चात कुल मिला के उनके संपूर्ण जीवन चक्र को उन्होंने, विभिन्न जीवों के संपूर्ण जीवन चक्र को उन्होंने देखा। फिर मैं आपसे बात करूं, एक वैज्ञानिक है वेलेस, डॉक्टर वेलेस। वह भी विकासवाद पर खोज कर रहे थे और वेलेस ने वही खोजा जो डार्विन ने खोजा था। और वेलेस ने अपनी खोज को एक विश्व की सबसे बड़ी पत्रिका है नेचर, जिसमें साइंटिफिक मैगजीन है, वैज्ञानिक पत्रिका है, इंग्लैंड से प्रकाशित होती है, उसमें वेलेस ने अपने द्वारा किए गए कार्य को प्रकाशित होने के लिए भेजा। फिर उसके पश्चात वेलेस ने डार्विन के पास भी वही लेख भेजा जो उसने नेचर में भेजा था। तो डार्विन ने देखा कि वेलेस के द्वारा जो कार्य किया गया है वो मेरे कार्य के जैसे ही है। यद्यपि मैं आपसे बात करूं कि वेलेस भी उसका हकदार था, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से मैं कहूं कि डार्विन की अकेले थ्योरी नहीं है, वेलेस की भी थ्योरी लगभग इससे मिलती जुलती है। तो देखा जाए तो डार्विन और वेलेस के द्वारा दिया गया सिद्धांत कहना चाहिए। लेकिन डार्विन के सिद्धांत की धूम थी, डार्विन के मानने वालों या समर्थकों की संख्या अधिक थी, इसलिए वेलेस का जो सिद्धांत था वो छुप गया। क्योंकि आपको याद भी होगा कि यही डार्विन है जिन्होंने मेंडल के कार्य को छुपा दिया था, अर्थात मेंडल का रिसर्च वर्क, इतना महान वैज्ञानिक की जो खोज थी या उसका जो श्रेय था उसे उसके जीवन में नहीं मिला था। उसके मृत्यु के पश्चात उसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। फिर मैं आपसे बात करूं, एक वैज्ञानिक है माल्थस। इन्होंने जनसंख्या पर महत्वपूर्ण लेख लिखे। जनसंख्या के बारे में कहना है इनका कि जनसंख्या गुणोत्तर क्रम में बढ़ती है तथा प्राकृतिक संसाधन समानांतर या योगात्मक क्रम में बढ़ते हैं। तो याद रखना, कभी पूछा जाए कि डार्विन
के सिद्धांत पर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा, तो याद रखें माल्थस का। किसका? माल्थस का। ठीक है। अब अपन उसके जीवन परिचय के पश्चात उसके दिए गए सिद्धांतों पर चर्चा करें। उसने जो पूरे सिद्धांत है उसके 5 पॉइंट हैं। पहला इनॉर्मस पावर ऑफ फर्टिलिटी, दूसरा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तीसरा है वेरिएशन एंड हेरेडिटी, फोर्थ है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट या नेचुरल सिलेक्शन, लास्ट है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। इसके साथ ही साथ मैं बता दूं, विभिन्न प्रकार की भ्रमण, विभिन्न प्रकार की खोज करने के पश्चात डार्विन ने 1959 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक का प्रकाशन किया। अब अपन विभिन्न पॉइंट पर जाते हैं। पहला इनॉर्मस पावर ऑफ फर्टिलिटी, हिंदी में कहते हैं प्रजनन की तीव्र क्षमता। प्रत्येक सजीव का लक्ष्य होता है कि प्रजनन एक जैविक क्रिया है और प्रत्येक सजीव का लक्ष्य होता है कि वो अधिकतम संतान को उत्पन्न करे, और उसका अधिकतम संतान की उत्पत्ति करने का महत्वपूर्ण कारण है कि उस प्रजाति की संख्या अधिकतम हो, जिससे उस प्रजाति का साम्राज्य अधिक हो, किंग बने वह प्रजाति। इसलिए प्रत्येक सजीव चाहता है कि उसकी अधिकतम संतानें उत्पन्न हो। हम आपसे बात करें कि जो स्टार फिश है एक बार में लगभग 1 लाख अंडे देती है, और ऐसे ही बात करूं एगेरिकस, एक मशरूम है, ठीक है, छत्तेनुमा मशरूम है एगेरिकस, वह एक बार में लगभग 2 अरब उससे स्पोर बनते हैं। तो मैं बात करूं कि जो 1 लाख अंडे स्टार फिश ने दिया या एगेरिकस से 2 अरब स्पोर बने, तो क्या उस 2 अरब स्पोर से 2 अरब एगेरिकस के पौधे बनेंगे? या मैं कहूँ 1 लाख अंडे से स्टार फिश के क्या 1 लाख नए जीव बनेंगे? तो आप बोलेंगे नहीं। इसका महत्वपूर्ण कारण है कि जैसे ही वो अंडे दिया तो हो सकता है कि जो अन्य जलीय जीव उसके अंडे को खा गए, फिर जैसे अंडे से छोटा स्टार फिश का जीव बना तो उनमें आपस में संघर्ष हुआ, तो कुछ वहाँ मृत्यु हुई, फिर हो सकता है किसी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई हो, पर्यावरण से संघर्ष करने के कारण मृत्यु हुई हो, दूसरी प्रजातियों से संघर्ष के कारण मृत्यु हुई हो। ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं बात करूं कि इतने अंडे देने या इतने स्पोर देने के पश्चात उनके उतने एडल्ट नहीं बनते। इसका कारण आगे बताया जाएगा। दूसरा है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, हिंदी में कहते हैं जीवन संघर्ष। आप जानते हो कि जीवन संघर्षों का नाम है, ठीक है। इस समय कोरोना रूपी महामारी में आप भी एक महत्वपूर्ण संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष में आप जीवित हैं, और संघर्ष में आप विजय प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन बात करें स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जो प्रत्येक सजीव का संघर्ष 3 प्रकार से हो सकता है। पहला इंट्रा स्पेसिफिक, फिर इंटर स्पेसिफिक और इन्वायरमेंट। तो अपन बात करें इंट्रा स्पेसिफिक, मतलब एक प्रजाति का उसी प्रजाति के दूसरे सदस्य, मतलब मनुष्य का मनुष्य, मैन से मैन, कुत्ते का कुत्ते से, बकरी का बकरी से, घोड़े का घोड़े से, आम के पौधे का आम के पौधे से। एक प्रजाति का उसी प्रजाति के दूसरे सदस्य से संघर्ष। तो ये संघर्ष होता क्यों है? संघर्ष होता है रोटी, कपड़ा और मकान के लिए, ठीक है। तो रोटी, कपड़ा और मकान, इन 3 मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष होता है। तो मैंने बताया इंट्रा स्पेसिफिक, मैन से मैन, फिर कुत्ते का कुत्ते से, बकरी का बकरी के, आम के पौधे का आम के पौधे से, ठीक है। संघर्ष होता है, और संघर्ष के परिणाम स्वरूप उनमें एक हारता है और एक जीतता है, या कुछ विजयी होंगे या कुछ हारेंगे। ऐसा दूसरा संघर्ष है इंटर स्पेसिफिक, एक प्रजाति का दूसरे प्रजाति से संघर्ष, मनुष्य का कुत्ते से। याद होगा आपको, हंसी भी आएगी सुनने में कि आप जा रहे हैं, कारण आपको कुत्ता दिखाई दिया, पता नहीं क्यों, ये मनुष्य की एक बहुत बैड हैबिट है कि कुत्ते को पत्थर मार रहा है। बगल से सूअर जा रहा है, सूअर को पत्थर मार रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे बात करूं कि एक प्रजाति का दूसरे प्रजाति से संघर्ष तो कहलाता है इंटर स्पेसिफिक। यह भी रोटी, कपड़ा और मकान के लिए होगा, ठीक है। तीसरा है एनवायरनमेंट से भी आपको संघर्ष झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 संघर्ष होते हैं, और तीनों संघर्ष
खास करके दो संघर्ष, रोटी कपड़ा और मकान के लिए। मैं आपसे बात करूं कि इंटरस्पेसिफिक जो संघर्ष है वो सबसे तीव्र होता है। क्यों? क्योंकि एक ही प्रजाति के दो सदस्यों की जो आवश्यकताएं हैं वो सेम होती हैं। ठीक है, क्लियर ना? इंटरस्पेसिफिक जो संघर्ष है उसी में आप देखते हैं कि इस समय ढेर सारे अपराध बढ़ रहे हैं। वो किसका परिणाम है? इंटरस्पेसिफिक। तो कुल मिला के मैं बात करूं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीवन के लिए संघर्ष। तो तीन प्रकार का संघर्ष हुआ और संघर्ष में जो जीता वही सिकंदर, वही सर्वाइव करेगा। तो ठीक है, तो अब चौथे पॉइंट को पकड़े आप, तीसरे पॉइंट को भी नहीं बता रहा हूं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट या नेचुरल सिलेक्शन। एक क्या कहता है कि जो संघर्ष हुआ, तीन प्रकार का जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में जो जीतेगा वही सिकंदर, उसी को नेचर सेलेक्ट करेगी, उसे को प्राकृतिक वर्ण है। प्रकृति किसका चयन करेगी? किसका चयन करेगी? जो इन तीनों संघर्ष में जीतेगी। प्रकृति उसको मार देगी जो संघर्ष में हार जाएगा। तो प्रकृति, या मैं कहूं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, समझे आप? कौन सर्वाइव करेगा? जो फिट होगा। और कौन फिट होगा? जो संघर्ष में जीतेगा। और जो संघर्ष में हार जाएगा वो नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आप तीसरे पॉइंट को समझिए, वेरिएशन एंड हेरेडिटी। संघर्ष तीन प्रकार का हुआ। उन संघर्षों के परिणाम स्वरूप, खासकर इन्वायरमेंट या प्रकृति से संघर्ष के परिणाम स्वरूप, आप जानते हैं कि प्रकृति से संघर्ष मतलब इन्वायरमेंट से संघर्ष के परिणाम स्वरूप उस सजीव में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे मैंने कल कहा था आपसे, अनुकूलित होगा वो सजीव इन्वायरमेंट के अनुसार, तो उसमें ढेर सारी जो भिन्नताएं उत्पन्न होंगी। भिन्नताएं मतलब एक प्रजाति के दो जीवों में जो अंतर दिखाई देता है उसे भिन्नताएं कहते हैं। तो भिन्नताएं क्यों आ गई? डार्विनवाद की आलोचना सबसे बड़ी यही हुई थी कि भिन्नताओं का कारण उसने केवल और केवल बताया था इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से संघर्ष हुआ, संघर्ष के कारण उस सजीव में भिन्नताएं उत्पन्न हो गई, और भिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती हैं, अर्थात हेरेडिटी का गुण होता है। समझ रहे हैं? इन्वायरमेंट से संघर्ष के परिणाम स्वरूप सजीवों ने अपने आप को परिवर्तित किया, अनुकूलित किया, और अनुकूलन के परिणाम स्वरूप उसमें भिन्नताएं आ गई। जैसे मैं आपसे कहूँ कैक्टस नॉर्मल प्लांट था और अचानक ड्राउट कंडीशन हुई, सूखा पड़ गया, पानी की कमी हुई, उसने अपने आप को परिवर्तित कर लिया, अर्थात उसमें भिन्नताएं उत्पन्न होंगी, और भिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। तो क्लियर कट एक बात बहुत मस्तिष्क में जमा लें आप बात को, ठीक है, कि भिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। अब लास्ट पॉइंट को देखें, भिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते जाते संतति जो है पूर्वज से भिन्न हो जाते हैं, अर्थात नई प्रजातियों की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तो कुल मिला के ये पॉइंट थे। अब मैं कल डिस्कस करूंगा डार्विनवाद की आलोचनाएं और नव डार्विनवाद।